हेलो दोस्तों। चलिए आज हम बात करते हैं जो डीएलएड एग्जाम होने वाला है। डीएलएड का जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है ना बाबू, उसके बारे में बात करते हैं। उनके जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसे सोल्व करके देखते हैं। देखिए बाबू, ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन के हम केवल आज मैथ देखेंगे। मैथ का वीडियो बनाएंगे और मैथ पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो में आप बने रहिए और शुरू करते हैं। चलिए, ये बाकी अगर कमेंट करिएगा तो सभी जो भी सब्जेक्ट है सभी पर वीडियो बना देंगे, लेकिन अभी मैथ पे हम बनाते हैं। ठीक, कमेंट करिएगा तब हम बाकी वीडियो बनाएंगे। चलिए यहाँ से देखिए मैथ है। यहाँ से बाबू मैथ शुरू हो रहा है। ठीक, देखिए बाबू क्या कर रहा है। 29/343 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। देखिए बाबू, अभी डीएलएड में जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है 10वीं क्लास की बुक से, मैथ की बुक से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए आपको हम 10वीं क्लास की वीडियो हमारे चैनल पर जाकर उपलब्ध है। 343। तो देखिए यहाँ पे जो बटा वाला होता है ऊपर वाले को अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंश। और नीचे को हर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर। तो आपको कुछ नहीं करना है। ऊपर वाले को अगर कट रहा है तो काट सकते हैं, अगर नहीं कटेगा तो नीचे वाले का अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है बाबू? अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, और अभाज्य गुणनखंड करना है और देखना है अगर हर का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे बाबू तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 का पावर n गुने 5 के पावर n m होना चाहिए। ठीक है, 2 का पावर n गुने 5 के पावर n होना चाहिए। अगर 2 और 5 के रूप में आता है इसके हर का गुणनखंड तो क्या हो जाएगा? शांत होगा। ठीक है, अगर 2 अकेला भी आएगा तब पर भी शांत होगा, अगर 5 अकेला भी आएगा तब पर भी शांत होगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई दूसरी संख्या आती है तो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल बनाते हैं। यहाँ पे कितना है बाबू? 29/343। तो आपको मालूम होना चाहिए बाबू कि 29 और जो 3 से 43 है 7 का गुणनखंड है। क्या है? 7 का गुणनखंड है। तो यहाँ पे देखिए 2 और 5 नहीं आया, 2 और 5 नहीं आया, इसका मतलब क्या है? ये अशांत आवर्ती है। क्या है? अशांत आवर्ती। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, अशांत आवर्ती। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। तो इसमें से अभाज्य संख्या निकालना है। तो आपको याद होना कि अभाज्य संख्या एक और स्वयं स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होता है, वो क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होता है वो क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या निकालना है ना। तो 15, तो 15 देखिए इसका गुणनखंड होता है। 1 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। 23, 23 देखिए 1 से कटेगा और 23 से ही कटेगा, बाकी किसी और संख्या से कट रहा है नहीं। लेकिन 12 देखिए 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। 75 देखिए, ये देखिए क्या 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 25 से भी कट रहा है। मतलब ये सब अधिक संख्याओं से कट रहा है, लेकिन हमें अभाज्य संख्या क्या कर रहा है? जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी से नहीं कटे वही अभाज्य संख्या होगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा 23, क्योंकि 1 और 23 खुद से कटा है। तो अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा? 23। ओके, चलिए अगला सवाल है बाबू। कह रहा है a बराबर बी क्यू प्लस आर में मौसा ए बी का क्या होगा। तो देखिए मौसा ए बी का पूछ रहा है ना, तो इसका मौसा हो जाएगा बाबू बी आर के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी आर के बराबर हो जाएगा। याद रखिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बाबू क्या कर रहा है। बहुपद 4x² - 3 का शून्य ज्ञात करिए। तो शून्य वाले भी हम बता चुके हैं यूट्यूब पे। ठीक है, लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वीडियो जाकर देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे आपको बताते हैं क्या कर रहा है, शून्य निकालना है। तो 4x²
-3, इसका शून्यक निकालना है। तो देखिए बाबू, तो 4x², ये माइनस है तो इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, और x² बराबर क्या हो जाएगा 3, अब गुना होता है तो बट्टा आता है तो 3/4। अगर ये x पर से स्क्वायर हटाएंगे तो ±√3/4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ±3 रूट में ही रह जाएगा, अब बट्टा में 4 का वर्गमूल 2 होता है तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू कितना, तो +3/√2 अब -√3/2। तो देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका। √3/2 अब -√3/2, ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, इस क्वेश्चन बनाने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं। ये 10वीं क्लास का ही सभी सवाल है। चलिए कुछ हम कॉन्सेप्ट बताते हैं, कुछ शर्त बताते हैं, ये आपको हम आगे काम आएगा। देखिए शर्त पहला नंबर क्या है, जब A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2, दो समीकरण दिया रहता है। ठीक है, वहाँ पे याद रखिए। तो शर्त ये है, जब ये नहीं होगा तो इसका क्या होगा, ग्राफ। अगर आपसे पूछे ग्राफ, तो इसका ग्राफ कैसा होगा बाबू, प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा, ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। इसका अगर पूछे हल कितना होगा, तो हल अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, केवल एक हल होगा, मतलब एक हल होगा केवल। अद्वितीय का मतलब होता है केवल एक हल। ठीक है, और इसका नाम पूछे तो इसका नाम हो जाएगा बाबू, शर्त 1 में देखिए ग्राफ क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी हो जाएगा। इसका हल क्या हो जाएगा, अद्वितीय, केवल एक हल। अगर इसका नाम पूछे तो इसका नाम हो जाता है बाबू क्या, अविरोधी। क्या हो जाता है, अविरोधी। इसका नाम क्या हो जाता है, अविरोधी, या इसको संगत भी बोलते हैं, याद रखिए। इसके बारे में तो जान लिए। शर्त 1, अगर A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2, तो इसका ग्राफ पूछे तो प्रतिच्छेदी होगा। और हल की बात करें तो हल अद्वितीय, मतलब केवल एक हल होगा। और इसका नाम पूछे तो क्या होगा, अविरोधी नाम होता है। ठीक है, अविरोधी या इसको संगत भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे सवाल कर रहा है क्या, अविरोधी समीकरण योग का हल कितना होगा। तो आपको बता दिया, हल अगर पूछे तो केवल एक हल होता है। इसमें देखिए कहाँ है, कोई हल नहीं, अनियत हल है कि एक और सिर्फ एक हल, तो ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, फिर यहीं पे हम ये लिख लिए, यहीं पे हम दूसरा शर्त बताते। देखिए दूसरा शर्त क्या है बाबू, पहला शर्त आप जान गए, दूसरा शर्त क्या है, देखिए आगे आपको काम आएगा। जब A1 बराबर B1 बराबर नहीं है C1/C2, तो जब क्या होगा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। अगर एक बराबर होगा एक बराबर नहीं होगा तो बाबू क्या होगा, देखिए यहाँ पर, तो इसका ग्राफ समांतर होगा। ग्राफ क्या होगा बाबू, समांतर होगा। ग्राफ क्या होगा, समांतर होगा। ग्राफ पूछे तो कैसा होगा, समांतर होगा। हल पूछे तो इसका हल कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं। अगर इसका नाम पूछे तो इसका नाम हो जाएगा बाबू विरोधी। क्या नाम हो जाएगा, विरोधी। इतना बात याद रखिए। और कोई हल नहीं होगा, विरोधी ऐसे असंगत भी बोलते हैं। याद रखिए, हल नहीं है तो इसे असंगत बोलते हैं, जिसका हल होता है उसे संगत बोलते हैं। इतना दूसरा शर्त जान गए। अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ पूछे तो समांतर होगा। और हल की बात करिए तो कोई हल नहीं होगा इसका। ठीक है, अगर नाम पूछे तो इसका नाम विरोधी हो जाता है और इसे असंगत भी बोलते हैं। ठीक, चलिए तीसरा शर्त भी बता देते हैं। देखिए और तीसरा शर्त है, जब तीनों बराबर हो, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों बराबर हो, तो इसका ग्राफ जब पूछे आपसे तो ग्राफ क्या हो जाएगा, आश्रित हो जाएगा। सॉरी, क्या हो जाएगा, एक सेकेंड बाबू, देखिए इसका ग्राफ पूछे तो कैसा होगा, समपाती हो जाएगा, समपाती हो जाएगा। ठीक है,
ग्राफ कैसा हो जाएगा, समपाती। अगर हल के पूछे, हल कितना होगा, तो अनेक हल होगा। क्या हो जाएगा, अनेक हो जाएगा, मतलब अनगिनत हल होगा। अगर इसका नाम पूछे तो इसका नाम होता है आश्रित। क्या होता है, आश्रित इसका नाम होता है, इसका हल होता है, तो इसीलिए इसको संगत भी बोलते हैं। ठीक है। ग्राफ का मतलब आप लोग 10वीं क्लास में पढ़े हैं ना, ये ग्राफ होता है। अगर एक दूसरे को काट दिया तो ये प्रतिच्छेदी हुआ। ठीक है। ये इसको समांतर गया तो क्या हुआ बाबू, समांतर गया तो इसका कोई हल नहीं। और ये जो ऐसे ऐसे जाता है ना, पढ़े थे ना 10वीं क्लास से 2.1 चैप्टर होता है, उसमें हल बताना होता है, तो ऐसे इसका मतलब ये संपाती हो गया। ठीक है। चलिए, इतना कॉन्सेप्ट आप समझ लिए, आगे आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक, चलिए बाबू, तो ये क्वेश्चन का हल आपको बता दिए। अब विरोधी समीकरण युक्त का हल कितना होता है, केवल एक हल होता है। आगे क्वेश्चन देखिए। देखिए जैसे आपको बताए कॉन्सेप्ट, वही सवाल यहाँ पे आ गया। देखिए कह रहा है समीकरण निकाय इतना का कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होगा कब, जब a1/a2 बराबर b1/b2 अब बराबर नहीं होगा c1/c2। शर्त ही है ना, कोई हल नहीं होगा। इसके लिए शर्त कौन सा है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो ये खोज लिए कहाँ है, तो देखिए 4 नंबर में है ना, ये a1/a2, देखिए 4 नंबर में है ना, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, 4 सही हो जाएगा। इसलिए आपको पहले थ्योरी बता दिए, कुछ कॉन्सेप्ट। इससे बहुत क्वेश्चन दियाले में पूछा जाता है, याद रखिए। जो जितना हम 3 शर्त बताए ना, वो तीनों शर्त को याद रखिए, उसका नाम याद रखिए, ग्राफ याद रखिए, इससे आपको बहुत क्वेश्चन आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, 52 नंबर क्या कह रहा है, यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का मान 20 है तो n का मान निकालें। याद रखिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्या, तो प्रथम प्राकृतिक संख्या गिनती संख्या कहते हैं ना। तो देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, डॉट 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 n तक गया है, और इसका मान क्या है, 20 है। तो प्राकृतिक संख्या का मान क्या है, 20 है। याद रखिए, जब लगातार संख्या दी हो और उसके बीच का अंतर बराबर हो तो मान बराबर होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। तो पहला 1 है, लास्ट n है, 1 + n बटा 2 बराबर हो गया माध्य 20 दिया है ना। तो 1 + n बराबर 20, दूनी गुना गुना किए तो 40। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 1 इधर से घटेगा तो 39। तो n का मान कितना हो जाएगा बाबू, 39। ठीक है, समझ में आया ना। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हो गया यहाँ पे, ऑप्शन यही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबू, यहाँ पे देखिए कह रहा है किन आंकड़ों के समूह के माध्यिका बहुलक के मान समान है। मतलब माध्यिका बहुलक तीनों क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम जांच लेते हैं। माध्य, पहले आप समझ लीजिए माध्य बराबर क्या होता है, पहले कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। माध्य बराबर होता है जितना भी संख्या दिया हो उसको जोड़ दीजिए, मतलब सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या ठीक है, ये माध्य का फॉर्मूला हो गया। तो माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे। क्या होगा, सभी को जोड़ देंगे और जितना है उसको उससे भाग लगा देंगे। ठीक ना। तो चलिए, और माध्य के बराबर क्या होता है बाबू, तो माध्य के बराबर होता है, याद रखिए, अगर जितनी संख्या है उसको गिन लीजिए और उसके बढ़ते या घटते क्रम में लिखिए। ठीक है, बढ़ते या घटते क्रम में पहले लिख लेंगे सजाकर, फिर देखेंगे कि संख्या में कितना है, सम है कि विषम है। अगर विषम रहता है, संख्या टोटल कितना होता है, विषम रहता है, तो विषम रहेगा तो माध्य बराबर डायरेक्ट हो जाएगा n+1वां चरमान, n+1/2वां चरमान। ठीक है, चरमान मतलब जो संख्या दे उसको गिन लीजिए। और सम रहेगा तो बाबू तो क्या होता है, n+1वां प्लस क्या होता है बाबू, n+1वां प्लस n/2वां चरमान। अच्छा, सभी दोनों को बट्टा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे इसके डिटेल के बारे में, पहले यहाँ पे समझ लीजिए। अब बहुलक क्या होता है, जो ज़्यादा बार आया है वही क्या हो जाता है, बहुलक होता है। चलिए देखिए,
यहाँ पे देखिए इसका जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 2 4 6, 6 8 12, तो 12 हुआ बाबू, ठीक ना, क्या हुआ, 12 हुआ। तो यहाँ पे 12 हुआ, तो 12 को कितना से भाग देंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग तो पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, लेकिन यहाँ पे देखिए इसको, 1 में 3 4, 4 3 7 10 15, 15 को 5 से भागा देगी तो इसका माध्य निकल गया 3, तो माध्य कितना आ गया, 3। माध्यक निकालना है, तो माध्यक निकालने के पहले इसको बढ़ते क्रम में सजाएंगे। देखिए तो ये तो बढ़ते क्रम में सजा ही है, कितना है देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 है, तो 5 क्या है, विषम संख्या है ना, तो 5 विषम संख्या है, तो हम क्या कहेंगे, विषम संख्या रहता है तो n+1/2 वहाँ करते हैं, तो 5 है तो 5 तो n है ही, प्लस 1 इसमें जुट गया, तो 6/2 मतलब तीसरा हो जाएगा। तीसरा कौन है, 1 2 3, तो माध्य भी 3 आ गया। अब बहुलक बाबू देखिए, बहुलक जो ज़्यादा बार आता है वही बहुलक होता है, 1 2 3 4, मतलब बहुलक 3 बार आया है, इसका मतलब बहुलक क्या हो जाएगा, 3। तो देखिए 3 3, माध्य मध्य का बहुलक तीनों समान आया, किसका, ऑप्शन नंबर 2 का, तो हमारा ऑप्शन 2 ही सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए बाबू ध्यान से, यहाँ पे देखिए समीकरण दिया हुआ है और इनके मूलों का योग बताना है, ठीक ना। पहले आप कुछ बातें समझ लीजिए, क्या समझ लीजिए, कुछ बातें। द्विघात बहुपद का मूल रूप होता है बाबू ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। और इनका शून्यक जो होता है या मूल जो होता है, द्विघात समीकरण बोले या मूल, इसका जो होता है अल्फा और बीटा होता है, ठीक है। तो मूल क्या होता है, अल्फा और बीटा, तो मूलों को जोड़ेंगे तो अल्फा प्लस बीटा को जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है -b/a, और दोनों मूल को गुना करेंगे अल्फा गुने बीटा, तो इसका फॉर्मूला होता है c/a। इतना आप जान लिए, ठीक है। चलिए मूलों को योग पूछे तो -b/a, और मूलों का गुणनफल पूछे तो c/a, ठीक ना। द्विघात बहुपद का ये रूप होता है, अगर बराबर हम 0 दे देते हैं तो द्विघात समीकरण हो जाता है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर 0 देंगे तो द्विघात समीकरण, बराबर 0 नहीं देंगे द्विघात बहुपद, ठीक है। चलिए तो इसको हल करते हैं, क्या है, क्या है बाबू, x² + 1 बट्टा x² - 1 बराबर 5/4 है। इसको पहले तोड़ लीजिए, उसके बाद तो मूल निकालिएगा। तो इसको कोना कोने गुना करेंगे तो इधर गुना करेंगे तो 5x² - 5 बराबर में क्या हो जाएगा, 4x² प्लस में 4, तो इसको इधर लाएंगे तो 5x², ये इधर आएगा तो -4x², ठीक है। ये -5 है, इधर आएगा तो -4, इधर हो जाएगा बराबर 0। तो 5 में से 4 एक्सेस हो गया तो x² - 9 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो गया ना। अब देखिए ये द्विघात समीकरण आ गया, तो द्विघात समीकरण के क्या होता है बाबू, रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। तो यहाँ पे x के बगल वाला जो होता है a का मान होता है, और ये x के बगल वाला, x² के बगल वाला क्या होता है, a होता है, और x के बगल वाला b होता है, और जो खाली रहता है वो अचर रहता है वो c होता है। तो यहाँ देखिए इसके बगल में कुछ नहीं, इसका मतलब a का मान 1 हो गया, तो a बराबर यहाँ पे 1 है, यहाँ b है ही नहीं, b का मान 0 हो गया, और ये क्या हो गया, c। तब मूलों का योग आपसे पूछ रहे हैं ना, तो मूलों का योग बराबर क्या होता है, -b/a फॉर्मूला होता है। तो b यहाँ पे 0 है और एक बगल में कुछ नहीं तो 1 है, तो बट्टा में 1 से देने से कोई मतलब। अब देखिए बाबू कुछ बातें यहाँ पे आप जान लीजिए, ठीक ना। देखिए क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, कुछ ज्यामितीय बातें हैं उसको जानिए। ये ज्यामितीय निर्देशांक चैप्टर से है 10वीं क्लास का, तो इसमें कुछ बातें जानिए। देखिए इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, ठीक ना, क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष। इसको क्या बोलते हैं, वाई अक्ष, याद रखिए। इसको क्या बोलेंगे, एक्स अक्ष, ठीक ना, एक्स अक्ष। इसको क्या बोलेंगे, वाई अक्ष, क्या बोलेंगे, वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष को बोलते हैं बाबू भुज, क्या बोलते हैं, भुज। एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं, भुज, और वाई अक्ष क्या बोलते हैं,
कोटि। इतना बात याद रखिए, ठीक है। देखिए उसके बाद देखिए बाबू, एक्स एक्स को क्या बोलते हैं, भुज, वाई एक्स से क्या बोलते हैं, कोटि, ठीक है। और इधर वाला जो होता है प्लस होता है, इसको मान लीजिए 1 2 3 4 हो गया। तो इधर वाला जो होता है -1 -2 -3। ऊपर वाला क्या होता है 1 2 3 प्लस होता है, नीचे वाला क्या होता है माइनस होता है, -1 -2। ये ग्राफ आप 10वीं में पढ़ चुके हैं। तो इससे क्या होता है, जो पाद बनता है बाबू, ये प्रथम पाद होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो प्रथम पाद क्या होता है बाबू, तो प्रथम पाद होता है प्लस प्लस, याद है। प्रथम पाद क्या होता है, प्लस प्लस। द्वितीय पाद क्या होता है, पहले एक्स एक्स लेते हैं ना, तो माइनस प्लस। द्वितीय पाद क्या होता है, माइनस प्लस। और तृतीय पाद होता है माइनस माइनस। और चतुर्थ पाद होता है बाबू प्लस और माइनस। और यहाँ पे ओ रहता है, जिसको मूल बिंदु बोलते हैं। तो मूल बिंदु का निर्देशांक पूछता है बाबू, मूल बिंदु का। तो मूल बिंदु का निर्देशांक बोले, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। क्या होता है, 0 0 होता है। क्या होता है बाबू, 0 0 होता है, ठीक ना। आपको समझ में आ गया। और किसी भी बिंदु का निर्देशांक आपसे पूछे तो पहले भुज होता है, उसके बाद कोटि होता है। इतना समझ में आया ना बाबू। एक्स एक्स को भुज बोलते हैं, वाई एक्स को कोटि। निर्देशांक लिखने में पहले भुज होता है, उसके बाद कोटि होता है। और प्रथम पाद प्लस प्लस होता है, द्वितीय पाद माइनस प्लस होता है, तृतीय पाद माइनस माइनस प्लस तृतीय पाद माइनस माइनस होता है। और चतुर्थ पाद क्या होता है बाबू, प्लस माइनस होता है। और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है, ठीक। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए बाबू, तो यहाँ पे कह रहा है कार्तिक तल में स्थित किसी बिंदु 5 और -4 के कोटि का मान लिखिए। तो बाबू किसी भी बिंदु का पहले निर्देशांक में भुज होता है, उसके बाद क्या होता है, कोटि होता है। पहले क्या होता है, भुज होता है, उसके बाद क्या होता है, कोटि। तो भुज तो हो गया 5, कोटि हो जाएगा -4, ठीक है। तो कोटि का मान क्या हो जाएगा, -4, ऑप्शन 2। याद रखिए, अगर भुज पूछता है तो 5 हो जाता है। तो पहले भुज होता है, उसके बाद क्या होता है, कोटि होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब उसी चैप्टर से बाबू, मतलब दूसरे चैप्टर से ये है दूरी सूत्र वाले। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना हो तो फॉर्मूला होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये सभी वीडियो 10वीं क्लास के, मतलब जो भी फॉर्मूला है 10वीं क्लास का है। और 10वीं क्लास का वीडियो हम चैप्टर बाय चैप्टर यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ आप देखिए एक रेखा ले लीजिए, इसका ए हो गया, ये बी हो गया। एक निर्देशांक 2 और 3 है, इसके निर्देशांक क्या है, 4 और 1 है। तो इसको निकालिए, कुछ नहीं करिए, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें पहला होता है x1, इसका जो पहला होता है x2। तो इतना याद रखिए, इसमें इसका पहला और इसका पहला घटाएंगे, इसका दूसरा घटाएंगे। हम डायरेक्ट सवाल ही बनाएंगे। तो इसमें से इसको घटाएंगे, 2 - 4, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। फिर प्लस देंगे 3 - 1। कुछ नहीं करना, आंख मूंद के लिखिए। इसका पहला घटाएंगे, इसका दूसरा घटाएंगे। ये घट जाएगा 2 के स्क्वायर, ये घट जाएगा 2। ये हो पूरा रूट है, सभी पे रूट दीजिएगा। तो कितना होगा, 4 + 4 हो गया, ये रूट में है। तो कितना हो गया, √8 हो गया। 8 को तोड़ेंगे, √4 × 2, तो हो जाएगा 2√2। कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसका मान क्या हो जाएगा बाबू, 4 का वर्गमूल 2, ये निकल गया रूट से बाहर, तो 2। तो कितना हो गया, 2√2। आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर 3 सही। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए कह रहा है यूक्लिड के अनुसार परिभाषित पद है। तो यूक्लिड तो समतल को, लाइन को भी, बिंदु सभी को परिभाषित किया था। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए यदि दो वृत्त एक बिंदु पर एक दूसरे को स्पर्श करें तो वृत्तों के स्पर्श बिंदु पर उभयनिष्ठ रेखा क्या होगा, तो 2 वृत्त है। देखिए एक ये वृत्त हो गया और इधर से एक ये वृत्त हो गया। तो दोनों एक दूसरे की एक ही जगह टच किए ना, तो इसका मतलब उभयनिष्ठ रेखा एक ही होगा। क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ रेखा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन है बाबू, एक समांतर चतुर्भुज की भुजा 8 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल। डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद है तो सवाल तुरंत बन जाएगा। देखिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपसे पूछे तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई। क्या होता है? आधार गुने ऊंचाई। आधार गुने ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुने ऊंचाई। तो एक भुजा 8 है, आधार हो गया, ऊंचाई हमारा 6 दिया, 8 के 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। फॉर्मूला याद है तो सवाल तुरंत बन जाएगा आपको। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह रहा है वह कोण जो 90 और 180 डिग्री के बीच में होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाला बात है बाबू। देखिए, जो 90 डिग्री से कम हो वो न्यून कोण होगा। क्या क्या होगा? न्यून कोण होगा। ठीक है, जो 90 डिग्री से कम हो क्या होगा? न्यून कोण होगा। जो 90 डिग्री के बराबर हो बाबू वो क्या होगा? समकोण होगा। क्या होगा? समकोण होगा। जो 90 डिग्री के बराबर हो समकोण होगा। और जो 90 डिग्री से बड़ा हो वो अधिकोण होगा। क्या होगा? अधिकोण होगा। इतना याद रखिए। तो यहाँ पे देखिए 90 और 180 के बीच में, मतलब 90 से ज़्यादा है ना, तो इसका मतलब हो गया अधिकोण। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक, देखिए 360 डिग्री के कोण को क्या कहेंगे? पूर्ण कोण है। 360 डिग्री क्या हो गया? पूरा कोण हो गया, पूर्ण कोण हो गया, कंप्लीट एंगल। 320 पर 360 डिग्री का कोण बनता है बाबू, इसके बाद कोण बनता है? ये पूरा भी तो 360 डिग्री कोण बना। ठीक ना? चलिए, पूर्ण कोण कहलाता है 360 डिग्री का। यहाँ पे देखिए बाबू, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या बोल रहे हैं ना, तो देखिए 1 2 3 4 5 गिनती संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब प्रथम 5 तो यही हो गया। तो आपको क्या बताए थे? अगर लगातार दिया गया संख्या हो और बीच का गैप बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट प्लस लास्ट। तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, तो 6/2 हो गया। 3 आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक ना? पहला प्लस लास्ट को जोड़ के 2 से भागा देते हैं, माध्य निकल जाता है। ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। ठीक, एक सेकंड, यहाँ पे आंसर 4 दिया है, देखते बाबू क्या गलत हो गया। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। एक सेकेंड, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 और 5। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं को माध्य कर रहा है, तो सभी के जोड़िए। तो लगातार दी हुई संख्या हो तो फर्स्ट प्लस लास्ट, तो 5 1 6 हो गया, 6 के 2 से भागा देंगे तो 3 आंसर आ रहा है। लेकिन अगर ऐसे 3 आंसर नहीं आ रहा है तो देखिए जोड़िए, 5 4 9, 9 3 12, 12 क्या हो गया ये 14, 1 15, 15 को 5 से भागा देंगे फिर भी 3 आएगा। इसका मतलब ऑप्शन 3 ही हमारा सही होगा। आंसर गलत दिया हुआ है, हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। इसका आंसर गलत दिया है। ठीक ना? 3 आंसर हो जाएगा। किसी आवृत्ति वितरण का माध्यक डैश के द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो याद देखिए, त्वरण के द्वारा ज्ञात किया जाता है। आप लोग 10वां में पढ़ चुके हैं कि त्वरण के द्वारा माध्य ज्ञात किया जाता है। देखिए बाबू, यहाँ पे है यदि x/2 इतने का माध्य इतना हो तो इतने का माध्य क्या होगा? तो माध्य क्या है? x/2, x/3, x/4, x/5, x/6। इसका माध्य दिया है 6। तो माध्य क्या होता है देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, 5 है ना, तो विषम संख्या है ना, तो विषम संख्या रहता है तो माध्य बराबर क्या होता है? तो यानी में 1 जोड़ देते हैं, तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो गया। 6 अगर 2 से भाग देंगे 3, तो तीसरा चरमान हमारा माध्य होगा। तो 1 2 3, तो x/4 हमारा माध्य हो गया। लेकिन यहाँ पर माध्य 6 दिया है, तो माध्य बराबर माध्य, तो x बराबर हो जाए 6 6 24, तो 24 हो गया हमारा x का मान। तो हमें क्या कर रहा है? x/6 का मान निकालने, तो x/6 मतलब 24/6, तो 6 6 24 हमारा 4 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।